नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी का साइंस में टेस्ट लेना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कितने परसेंट हुई। हाँ, इसमें हम आपके लिए यहाँ पर 20 प्रश्न लेकर आए। कितने प्रश्न लेकर आए? 20 प्रश्न लेकर आए हूँ। आप सभी को यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब जरूर देना है। अगर आपने 20 में से 18 का जवाब दिया तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आपको जितनी तैयारी चल रही है उतनी तैयारी से आपको यहाँ पर मेहनत करते रहना है। अगर आपने यहाँ पर 20 में से अगर यहाँ पर 15 क्वेश्चन का जवाब दिया मेरे प्यारे भाई, तो आपकी तैयारी थोड़ा लूज चल रही है। इसको आपको और तेजी से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आप सभी का टेस्ट लेते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाई, आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके आपको यहाँ पर जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट दिया गया है। क्या दिया है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमिस पत्र को क्या कर देता है? लाल करता है। कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमिस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका जवाब हमारा हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अम्ल जो होता है नीले लिटमिस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। हाँ, एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि लाल लिटमिस पत्र को नीला कौन करता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। जो क्या होता है लाल लिटमिस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीके से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इस तरह से हमारे पास आता है। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्या पूछा जा रहा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है आपको बताना है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ये अंडाणु की कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जो हमारे पास अंडाणु की कोशिका होती है मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ पाई जाती है? ये स्त्री के जननांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्त्री के जननांग में यहाँ पर अंडाणु कोशिका पाई जाती है। हाँ, एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या पूछा जा सकता है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है, जिसको एस्पर्म कोशिका बोलते हैं। वो कहाँ पाई जाती है? पुरुष के जननांग में पाई जाती है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? अंडाणु कोशिका होती है। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है पुरुष के जननांग में पाई जाती है। और यहाँ अंडाणु कोशिका कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर स्त्री के जननांग में पाई जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन अभी याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया है। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर आलू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। किससे? चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को भी काट सकते हैं। तो क्या दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? नहीं, दोनों नहीं होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है हमारे पास यहाँ पर धातु पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पर आलू। क्योंकि आलू क्या है? आलू हमारे पास यहाँ पर सब्जी है, ना कि धातु है। इसलिए अब आपसे धातु पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सोच समझ के इसका जवाब देना है। धातु कौन सी है? सोडियम हमारे पास क्या है? धातु है। इसलिए यहाँ पर किस धातु को हम लोग यहाँ पर चाकू से काट सकते हैं? हम लोग यहाँ पर सोडियम को यहाँ पर काट सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, दो और ऐसी धातु हैं जिसको हम लोग यहाँ पर चाकू से काट सकते हैं, वो है लिथियम और पोटेशियम। तो आपको यहाँ पर तीनों को याद होना चाहिए। मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, नकली। इस नकली का यूज करके आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? इन तीनों धातुओं को याद कर सकते हो जो चाकू से काटा जा सकता है। यानी से क्या होता है? सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। और के से क्या होता है? पोटेशियम होता है। और Li से क्या होता है? लिथियम होता है। ये तीनों धातुओं को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसान रूप से इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों भी याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया है। बताइए इसमें कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? जिससे हम लोग यहाँ पर पीएच मान जो है, जिससे हम लोग पीएच मान ज्ञात करते हैं, उस स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? तो उस स्केल पर कितनी अंकित होती है? 0 से लेकर यहाँ पर 14 संख्या क्या होती है? उस पर अंकित होती है। क्या होती है? 0 से लेकर 14 संख्या क्या होती है? उसमें यहाँ पर अंकित होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक जो हमारा विलयन होता है मेरे प्यारे भाई, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है।
अम्लीय होता है। और यहाँ पर 7 जो हमारा होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। सिर्फ क्या होता है, 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 से लेकर यहाँ पर 14 तक जो हमारा विलयन होता है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर 7 दिया है तो आपको समझ जाना है उदासीन विलयन है, अगर 0 से लेकर 6 तक दिया है तो आपको समझ जाना क्या है, विलयन है, क्या है, सॉरी, अम्लीय है, ठीक है ना। और 8 से यहाँ पर 14 के बीच में कोई भी यहाँ पर विलयन मिलता है तो आपको समझ जाना क्या वो क्षारीय है, ठीक है ना। क्षारीय का मतलब होता है कड़वापन होता है, और यहाँ पर अम्लीय का मतलब होता है खट्टापन होता है। क्या होता है, खट्टापन होता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब इसके बाद एक और हाँ जान लो मेरे प्यारे में, उदासीन विलयन क्या होता है, जैसे हमारे उदासीन शुद्ध जल का उदासीन विलयन, सॉरी, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, पर 7 होता है, जो उदासीन होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है। जो हमारा विद्युत का, जो हमारा बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, वो हमारा क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, जो हमारे पास यहाँ पर बल्ब में जो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बना होता है तार ना, वो किसका बना होता है, बल्ब में जो हमारा टंगस्टन जो हमारा ये तार होता है किसका बना होता है, जो जलता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ पर पूछा जा सकता है टंगस्टन का यहाँ पर गलनांक कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे विद्युत का सबसे ज्यादा गलनांक किसमें होता है, यहाँ पर टंगस्टन में होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 3422 सेल्सियस क्या होता है, यहाँ पर इसका गलनांक होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। हाँ, और ये भी याद होना चाहिए विद्युत का सबसे ज्यादा गलनांक रखने वाला कौन सा है, यहाँ पे टंगस्टन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलनांक किसी का होता है, इसी पदार्थ का होता है, टंगस्टन का। 3400 क्या होता है, 22 सेल्सियस डिग्री होता है। ये इसी से क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, गलनांक यहाँ पर 3400 यहाँ पर 22 सेल्सियस होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने इसमें बता दी सारी बातें। अब हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। और यहाँ पर अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 0 से लेकर 6 के बीच में सभी क्या होते हैं, यहाँ पर अम्लीय विलयन होते हैं। और 8 से लेकर यहाँ पर 14 तक जो भी विलयन होते हैं क्या होते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। ये सभी आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि किसी तरह से भी आपको प्रश्न आ सकता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको 100% आपको यहाँ पर मार्क्स लाना है, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। आप देखो आकाश का जो नीला रंग होने का कारण क्या पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है, आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। जो हमारा आकाश का जो नीला रंग होता है किसके कारण होता है, वो होता है हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो हमारा आकाश भी धरती से भी क्या दिखाई देगा, यहाँ पर काला दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारा सूर्य होता है, जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पूरे इस धरती पे फैल जाता है तो उसका प्रकीर्णन होने लगता है, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, नीला दिखाई लगता है आकाश। जब रात्रि में हमारा जो रात्रि होती है तो रात्रि काली क्यों दिखाती है, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि प्रकाश उपलब्ध नहीं है तो उसका प्रकीर्णन कैसे होगा। प्रकाश का जब प्रकीर्णन नहीं होगा तभी हमको क्या करती है, कोई भी चीज हमको यहाँ पर रात्रि में क्या दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। इसी का कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको नीला दिखाई देगा। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना होगा तो हमको आकाश भी क्या होगा, हमको यहाँ पर काला दिखाई देगा जब प्रकीर्णन ना होगा। तो आपको ये सारी बातें नोट कर लेना है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर है बायोगैस। यहाँ पूछा जा रहा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस से आप गोबर गैस का भी मुख्य घटक क्या होता है, यहाँ पर मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस। बायो और यहाँ पर गोबर गैस का क्या होता है, मुख्य घटक होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, क्या हुआ साहब, क्यों बैठे हो। तो अगला प्रश्न हमारे पास
9वां दिया गया है। अब इसके बाद पूछा जा रहा है इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो यहाँ पर वायुमंडल को जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका काम होता है, ग्रीन हाउस गैस का काम होता है वायुमंडल को गर्म रखना। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर वायुमंडल को गर्म रखने वाली गैस कौन सी होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती रहती है, गर्म रखती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। जो हमारा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, यहाँ पर उल्टा बनता है। क्या बनता है, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया 11 नंबर है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर रच्ची कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो रच्ची कोशिका कहाँ पाई जाती है। रच्ची कोशिका का मतलब रच्ची का मतलब होता है रक्षा करने वाला। जैसे बोर्ड के जो गार्ड होता है बैंकों और यहाँ पर घरों की यहाँ पर क्या करता है, देखभाल करता है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो रच्ची कोशिका होती है क्या करती है, ये पत्तियों का क्या करती है, पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। अब कहाँ पाई पत्तियों का यहाँ पर रच्ची कोशिका का काम क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उसको खोलने और यहाँ पर कार्य करने मतलब खोलने और बंद करने का काम करती है। जो यहाँ पर स्टोमेटा क्या होता है, यहाँ पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे यहाँ पर जो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सांस लेते हैं। जो स्टोमेटा के माध्यम से जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसी दरवाजों को बंद और यहाँ पर खोलने के लिए काम करती है रच्ची कोशिका का काम है। यहाँ पर जो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर रच्ची कोशिका कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर पत्तियों में पाई जाती है। किसके लिए यहाँ पर रच्ची कोशिका का कार्य क्या होता है, यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है जो उसको बंद और खोलने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी छिद्रों के माध्यम से स्टोमेटा के माध्यम से जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी यार कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं जिसको। ठीक है ना। चलिए ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। जल से भरा हुआ बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारा जो होता है, जब बल्टी हम क्या करते हैं, बल्टी में हम लोग यहाँ पर ताकते हैं तो हमारा क्या होता है, जो बल्टी का यहाँ पर जो पेंदी होता है उस उभरा होता है। क्यों होता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो उस क्रिया को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जैसे क्या मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर बल्टी बना दिया। ठीक है ना, बल्टी बना दिया। जब यहाँ पर क्या है, प्रकाश यहाँ से प्रकाश इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश तो क्या होता है, झुक जाता है। इस विधि को हम क्या करते हैं, इस विधि को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपवर्तन बनता है। जब झुक जाता है तो हमको यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, अगर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखते हैं तो कोई चीज हमको यहाँ पर उभरा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, वो भटक जाता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, तिरछा हो जाता है, जिसके कारण हमारा कोई भी चीज उसको यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखते हैं तो क्या होता है, वो हमको उभरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जवाब। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे प्रश्न हमारे पास दिया गया है साथियों, यहाँ पर दिया गया है, देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे साथियों, यहाँ पर क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है, चांदी को माना जाता है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पास, अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसका बना होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों, हमारे पास क्या होता है, क्रांति कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्रांति कोण के यहाँ पर बराबर होता है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। तो चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, अब ये दिया
ठीक है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से आपको बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता हो। तो यहाँ पर लार में हमारे पास क्या पाया जाता है, यहाँ पर टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए होता है, भोजन के लिए। यहाँ पर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसके लिए होता है, भोजन के लिए। जो हमारा फ्लोएम होता है क्या करता है, जो हमारा पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधे में क्या करता है, पूरे पूरे जूट से मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जड़ से लेके जितने भी पेड़ में जितनी भी कार्य क्रिया जितने भी जो काम करती हैं वो सभी को खाना पहुंचाने कौन काम करता है, फ्लोएम के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, भोजन पहुंचाया जाता है। मतलब भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब इसके बाद जल का फ्लोएम कौन करता है, जल का फ्लोएम होता है करता है जाइलम करता है। क्या करता है, जल का फ्लोएम क्या करता है, जाइलम करता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। चलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो हमारा शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का जो हमारा होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मम्मी पापा जो यहाँ पर आभूषण बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, जो आभूषण बनाया जाता है वो कितने कैरेट का बनाया जाता है। यहाँ पर 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता है। जो आभूषण होता है वो 22 कैरेट का बनाया जाता है। किसने, 22 कैरेट का बनाया जाता है। और एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर शुद्ध सोना कैसा होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है। तो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है। मुलायम होने के कारण इसलिए हम लोग यहाँ पर 24 कैरेट का आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो मुलायम होगा, मुलायम रहता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए यहाँ पर 24 कैरेट का सोना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर मुलायम होने का कारण। इसलिए यहाँ पर 22 कैरेट का यूज करके हम लोग यहाँ पर आभूषण बनाते हैं। और 2 कैरेट क्या करते हैं, 2 कैरेट हम लोग यहाँ पर चांदी या फिर तांबा का यूज करते हैं उसे कठोर बनाने के लिए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। अब देखो इसका जवाब देखो, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर काला दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों काला दिखाई देता, काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई हलचला हवा कुछ नहीं चलती है। इसलिए यहाँ पर वहां से क्या होता है, वहां से हमारा चंद्रमा क्या होता है, आकाश क्या देखा, कम तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमारा क्या दिखाई देगा, हमारा कोई भी स्थान होगा हमारा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एम्पियर किसका यहाँ पर असाई मात्रक है, यहाँ पर हो जाएगा धारा का हमारा क्या होता है, असाई मात्रक होता है। किसका होता है, यहाँ पर जो हमारा एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है। किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है, ठीक है ना। अब इसको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। चलो क्योंकि भूल गया हूँ। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 20 है, ठीक है। निम्न से कौन उत्पादक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। उत्पादक का मतलब होता है जो भोजन अपने आप से बनाए, ठीक है ना। क्या होता है, उत्पादक का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर अपने से भोजन बनाए। तो यहाँ पर वो भोजन कौन बनाता है अपने से, सर पर दूसरों पर डिपेंड होता है, कीड़े मकोड़े पर। मेढक भी क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। और घास भी क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर जो घास हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्पादक हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर कर लिया। तो आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई, ईमानदारी पूर्वक बताना है आपने कितने सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी ने सही अच्छे तरीके से आपने 20 प्रश्नों में से आपने सभी का जवाब जरूर दिया होगा। अगर आप जितना दिया हो जवाब को यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।